आफ्टरनून बच्चा पार्टी। ये मेरा दूसरा वीडियो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इससे पहले मैं पहला पार्ट पढ़ा चुका था जिसमें हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन डिस्कशन किए थे। आज हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कुछ दूसरा इसमें जानेंगे। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ था, क्यों हुआ था, उसके सब रीज़न हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसका फर्स्ट हेडिंग क्या है? फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। लेट 18th सेंचुरी मतलब 18th सेंचुरी के बाद फ्रेंच सोसाइटी किस तरह का था, किस कौन कौन सा नया ग्रुप उसमें जन्म लिया था। ओके, इन 1774 ल्यूई 16 of the Bourbon family, a king ascended the throne of France. He was 20 years old and married to the Austrian Princess Mary Antoinette. लुई 16 1774 को जो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग्स करते हैं वो सिंहासन में कब बैठे? 1774 को। और जब करीबन 20 ईयर्स जब उनको हुआ तो जो ऑस्ट्रिया प्रिंस है मैरी एंटोनेट उनको उनके साथ शादी करा दिया गया। ओके, ओपन हिज एसेंस द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ द फ्रांस। लेकिन उनका नसीब इतना ख़राब था कि जब वो रूल किए, जब वो सिंहासन में बैठे तो उनका ट्रेजरी पूरा खाली हो चुका था, क्योंकि बहुत सारा वार उनके एंसेस्टर लड़ाई किए थे, जिसकी वजह से ट्रेजरी पूरा एम्प्टी हो चुका था। और क्या क्या किए थे? Added to this was the cost of maintaining the extravagant court of the immense palace of Versailles। बहुत सारे लग्जरियस बिल्डिंग बनाए थे अपने रहने के लिए, जिसमें से एक तो है द पैलेस ऑफ वर्साइल्स। ओके, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू द गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। और क्या हुआ था? लुई 16 जो फ्रांस के रूलर थे वो अपने ब्रिटेन से अपना बदला लेने के लिए अमेरिका को साथ दिए थे, ब्रिटेन को हराने के लिए, जिसके वजह से बहुत सारा पैसा खर्चा हुआ था, बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ था। ओके, द वार एडेड मोर देन ए बिलियन लीवर्स टू डेट दैट हैड ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लीवर्स। जो इसके पीछे कितना खर्चा हुआ पता है? 2 बिलियन लीवर्स। लीवर्स मीन्स द फ्रांस का करेंसी। इतना पैसा खर्चा हुआ था कि जिसके वजह से फ्रांस का इकोनॉमिकल टोटल डाउन हो गया। So lenders who gave the state credit now began to charge 10% interest on loan। अब जो फ्रांस को लोन देते थे वो ज़्यादा इंटरेस्ट लगा दिए, एक लोन पे 10% इंटरेस्ट लगा दिए, जिसकी वजह फ्रांस को टैक्स चुकाना बहुत ही दिक्कत हो गया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज ऑब्लिगेड टू द स्पेन ऑन इंक्रीजिंग परसेंट टू इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। तो फ्रेंच को ये लोन चुकाने में और इस टैक्स को भरपाई करने में बहुत ही दिक्कत हो रहा, तो उसने क्या किया? तो लोन्स का जो बजट है ज़्यादा इंक्रीज कर दिया अपने सोसाइटी में, टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसर और यूनिवर्सिटी। जो गवर्नमेंट का जो बिल्डिंग था, लाइक जैसे कि आर्मी हुआ कि कोई हॉस्पिटल हुआ, यूनिवर्सिटी, सबसे वो ज़्यादा इंक्रीज कर दे टैक्स ज़्यादा बढ़ाने के लिए। ओके, द स्टेट आर फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। तो इस सब में ज़्यादा टैक्स इंक्रीज कर दिया, जबकि जैसे कि लोन आसानी से चुका सके। ओके, येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट। लेकिन ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाए, इसमें से सफिशिएंट नहीं हुआ, टैक्स ज़्यादा और बढ़ते गया और उन लोग टैक्स नहीं दे पाए। तो फ्रांस क्या किया? फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स एंड ओनली मेंबर ऑफ द 3rd स्टेट पेड टैक्सेस। उस टाइम फ्रांस 3 डिवाइड में मतलब 3 ग्रुप में डिवाइड हुआ था, एक फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड 3rd स्टेट। उसमें सिर्फ 3rd स्टेट ही ऑल टैक्सेस पे करते थे और सेकेंड और फर्स्ट कोई टैक्स पे नहीं करते थे। ओके, फिर क्या हुआ? द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वाज पार्ट ऑफ द फीडरल सिस्टम। उस टाइम सोसाइटी को किसके अंडर में था? फीडरल सिस्टम के अंडर था। लेकिन जब फीडरल सिस्टम डाउन हुआ तो एक नए लोगों का जन्म हुआ, नया ग्रुप का जन्म हुआ। वो ग्रुप कौन था? मिडिल एज। ओके, द टर्म ओल्ड रेजिम यूजुअली यूज टू डिस्क्राइब द सोसाइटी इन स्टेट्स ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। तो 1789 को फ्रांस जैसे ही रूल कर रहा था, अब 1789 के बाद एक कुछ दूसरा तरीके से लोग चाहते थे सोसाइटी चेंज होना चाहिए। ओके, द हाउ द सिस्टम ऑफ स्टेट्स इन फ्रेंच सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज। तो सोसाइटी कैसे ऑर्गेनाइज किया गया था? पीजेंट्स मेड ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब फ्रेंच सोसाइटी में कितने लोग थे? पॉपुलेशन था कितना? 90% था। और जो भी हो, ओनली ए स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेट। सिर्फ उनको जो पीजन लोग उनको कम लैंड दिया जाएगा, छोटा लैंड दिया था कि ताकि उन लोग क्या कर सके? कल्टिवेट कर सके। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन बाय द नोबल्स, द चर्च
एंड अदर्स रिचेस्ट मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट। बाकी जितना 60% लैंड था, जो लैंड था वो नोबल्स, द चर्च और थर्ड स्टेट के कुछ रिचर मेंबर को दिया गया था। द मेंबर ऑफ द फर्स्ट टू स्टेट्स, जो फर्स्ट टू स्टेट थे, जैसे कि सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट, दैट इज़ द क्लर्जी, उन लोग में कौन कौन था, क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एन्जॉय सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। उन लोग अपना लाइफ पूरा जैसे कि जन्म से जीते ही लग्जरियस जीते, आज तक ही लग्जरियस लाइफ ही जीते, उनको कोई टैक्स पे करना नहीं था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दिस वॉज एग्जेम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। तो उन लोग को टैक्स से छुटकारा था, उन लोग कोई टैक्स नहीं देंगे, बिना टैक्स से रहेंगे। देखो मैंने यहाँ पर देखो छोटे लोगों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा था। तो नोबल्स फर्दर एन्जॉय फेडरल प्रिविलेज, और नोबल्स लोग को भी एन्जॉय मिल रहा था, आराम से घूम रहे थे। दिस इंक्लूड फेडरल ड्यूज which they extract from the peasants. Peasants were obliged to render service to the lord, to work in his house and field, to serve in the army or to पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग्स रोड्स। मतलब जो थर्ड स्टेट में जितने लोग थे सबको टैक्स देना पड़ता, जिसके वजह से उन लोग इतना टैक्स दे दे उनको घर में खाना पीने को तकलीफ हो रहा, जिसके वजह से उन लोग दूसरी जगह जाके काम करने लगे, जैसे कि बिल्डिंग हाउस, और पार्टिसिपेट कर रहे थे रोड वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह वगैरह काम में उन लोग पार्टिसिपेट करें, क्योंकि उन लोग टैक्स भरपाई नहीं कर पाए थे ना। Okay, so the church to extract its share of taxes called the tithe from the peasant, and finally all member of the third state had to pay tax to the state। तो उस टाइम कुछ टैक्स गवर्नमेंट अप्लाई इम्प्लीमेंट किया था सोसाइटी में। क्या वो टैक्स क्या था, टाइथ एक प्रकार का टैक्स है जो पीजन अपने जितना भी कल्टीवेट करेगा उसमें से आधा भाग वो चर्च को पे करेगा। ओके, तो ये सिर्फ जो कौन पे करता था, थर्ड स्टेट के, बाकी फर्स्ट सेकंड स्टेट कोई पे नहीं करता था। दिस इंक्लूड और डायरेक्ट टैक्स, उसमें से एक और टैक्स था डायरेक्ट टैक्स था जिसको बोलते हैं ताइल, एंड नंबर ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच वर लेविड ऑन आर्टिकल ऑफ एवरीडे कंजप्शन लाइक सल्ट और टबक, और कुछ डायरेक्ट टैक्स जिसमें हम लोग डेली का बेसिस जो भी इस सामान यूज़ करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं खाने के लिए, लाइक जैसे कि सल्ट और टोबैको, उसमें भी उन लोग टैक्स लेते थे। ओनली सिर्फ लेते थे किससे, थर्ड स्टेट से, ना ही फर्स्ट स्टेट ना ही सेकंड स्टेट। ओके, द बर्डन ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट अलोन। सिर्फ थर्ड स्टेट ही अकेला ही पे करता, जिसकी वजह से उनका मतलब उनका ज़िंदगी इतना ख़राब हो गया था, वो सही से जी नहीं पाते थे। मतलब देखो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट कितना टर्चर करते थे, सिर्फ उन लोगों को ही टैक्स पे करना पड़ता। तो इसी कुछ वजह से लेकर वहाँ पर फ्रेंड्स में एक रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ओके, तो इतना आप समझ गए। तो ये था मेरा सेकेंड वीडियो। इसमें से कुछ भी डाउट होगा तो मैं थर्ड वीडियो बनाने जाऊँगा, उसमें आप डाउट मुझे पूछ सकते हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।